आइए बच्चों, शुरू करें। आज हम बहुत ही बढ़िया हेड करने जा रहे हैं। और उस हेड का नाम क्या है जी? PGBP। जैसा कि आपको पता है बच्चों, कि जब भी हम कोई भी हेड शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका चार्जिंग सेक्शन डिस्कस होता है। तो हमने जो जो हेड्स करे, कौन कौन से कर लिए? एंड अदर सोर्स। तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? 15। अच्छा ठीक। कोई नहीं बच्चे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बम नहीं फेंक दूंगा बेटे। ठीक है, एकदम डर गए बच्चा, मैं डर गया आप। ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी का? हाउस प्रॉपर्टी का हम्म इधर देखिए, पीयूष जी आंसर दे दो। अरे जी, हाँ, एक साथ कोने में बैठ गए यार। आंखें बंद करके इधर बैठ रहा आराम से, ठंडी हवा आ रही है पंखे के नीचे। कितने दिनों बाद तो है। अरे कितने दिनों बाद? हाउस प्रॉपर्टी का क्या चार्जिंग सेक्शन था बच्चों? और अदर सोर्स का? क्रिश, अदर सोर्स का क्या था? आइए आज हम PGBP स्टार्ट कर रहे हैं। और PGBP का चार्जिंग सेक्शन होता है बच्चे, सेक्शन 28। चक्कर, हाँ आ रहे हैं मैम। हाँ मैम, उसको कुछ बोल दो, संजय संजय को बोल दो, चाहे बोल दो। थैंक यू सो मच। यार आई एम लो ऑन एनर्जी, मतलब मुझे एक दिन, मैं दिल्ली से बाहर चला जाऊंगा अभी। आई विल बी ओके। क्या बोल रहा है? मैं भी जाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ एक दिन बच्चों के साथ ही चले जाऊँ। तो घर में कल मैम मम्मी को बोल रहे थे चलो, अभी मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं खुद ही अपनी टिकट बुक करूँ। इधर ही छोड़ दी। हाँ? ठीक है। अच्छा, एक बार चलिए, सेक्शन 28 किस चीज का है बच्चे? चार्जिंग सेक्शन ऑफ। नाइस। और लिखते हैं इसको, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन carried by any assessee is chargeable to PGBP। बहुत ही बेसिक बात। हालांकि इसका चार्जिंग सेक्शन ही 2 पेज का है PGBP का।
लेकिन हम ग्रेजुअली एक एक पॉइंट करके करेंगे जैसे जैसे ग्रो करें। एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन carried by SSC is chargeable to PGP। तो बहुत ही बेसिक है, जैसे मैंने पहले वाले चार्जिंग सेक्शन करे थे उसमें तो स्पेसिफिक कुछ पॉइंट थे, इसमें ऐसा भी नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप क्या कर रहे हैं बच्चे, बिजनेस और प्रोफेशन, और आपको क्या हो गए जी, प्रॉफिट या फिर गेन्स। लॉस भी होता है तो लॉस भी दिखा दिया जाता है, और कहाँ चार्जेबल हो जाता है, चार्जेबल टू पीजी। अब मेरा आप सभी बच्चों से सवाल, क्या आप सभी बच्चे अकाउंट समझते हैं? थैंक यू सो मच। क्या आप सभी बच्चे अकाउंट्स में पीएनएल बनाना आता है बच्चों को? तो आइए टैक्स छोड़िए, अकाउंट्स पढ़ते हो। सर जी, आपका बिजनेस है, आपने 1 लाख रुपए की सेल करी, बहुत अच्छी बात। सर जी आपने खर्चे क्या करे? बेटे परचेज करा हमने, कितने रुपए का? बहुत अच्छी बात। फिर आपका क्या आ गया? आपकी अकाउंट्स बहुत ही स्ट्रांग है बेटे। कहाँ से पढ़ते हो बच्चे? वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000, और इसके बाद क्या होता है बच्चे, खर्चे होते हैं बहुत सारे बिजनेस में इनडायरेक्ट, तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूं। टू सैलरी 10,000, टू रेंट 5,000, टू डेप्रिसिएशन 15,000। ओ माय गॉड। और ऐसा हो सकता है कि तुमको कोई इंटरेस्ट इनकम भी हुई हो, एफडी वेफडी करा रखी हो, इंटरेस्ट हो गई हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास कोई घर हो जिससे तुम्हें रेंट आता हो। हाँ जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। और क्या खर्चा होता है सर? वाईफाई एक्सपेंस 5,000। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी जी, आप मुझे बस नेट प्रॉफिट बता दीजिए। 53,000। हाँ जी, लिखना है बच्चे। सभी बच्चों का आ गया प्रॉफिट? हाँ जी। हाँ। कितनी है? जल्दी लिखो रे। चलिए बन गया है सभी बच्चों का। प्लीज बच्चे स्पीड रखिएगा बच्चे। मेरा आपसे सवाल, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये एज पर इनकम टैक्स है या एज पर अकाउंट्स है? एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में तो लिखे हैं सारे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नोटिफाइड है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये हो रही।
कि तुम एक कंपनी के अंदर काम करते हो, तो अगर तुम अकाउंट्स टीम में काम करते हो तो तुम्हारी समझ क्या मानी जाऊं मैं, कहने से कि ये सब कैसे बना होगा, कहने से सबसे पहले जर्नल एंट्री बनी होगी, उसके बाद उसके बाद और उसके बाद ही तो ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ। और ये किस हिसाब से आ गया इस पर, कंपनीज अकाउंट ना। बेसिकली आप मुझे बताओ, टैक्स के हिसाब से भी प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपके बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उसमें टैक्स लगाना है। तो क्या मैं सीधा सीधा ये बोल दूं ये जो मेरा प्रॉफिट है ये इनकम टैक्स के हिसाब से? आंसर इज नो। अगर ऐसा होता तो आपका पीजीबीपी हेड ही ना होता। अगर सरकार ये बोल दे कि जो तुम्हारा अकाउंट्स का प्रॉफिट है वही इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी पीजीबीपी का वही है, तो खत्म हो गया भी। इनकम टैक्स के हिसाब से अलग निकलता है। तो सोच के देखिए, तो इनकम टैक्स वाले क्या अलग से अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते होंगे? जर्नल एंट्री, वो भी एक टीम होगी जो जर्नल एंट्री डालती होगी अपने हिसाब से इनकम टैक्स के साथ। तो इनकम टैक्स वाली, अगर मान लो इनकम टैक्स के हिसाब से हमें प्रॉफिट निकालना है, तो कंपनी तो सेल कर रही है, परचेज कर रही है, तो कैसे डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना होगा कंपनी के? तो होता ही है बच्चे कि ये जो अकाउंट्स वाली टीम ने नेट प्रॉफिट दे दिया ना, ये आपका क्या बन जाता है बच्चे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पीजीबीपी कैलकुलेशन। यानी कि कोई भी कंपनी का पीजीबीपी का कैलकुलेशन तभी स्टार्ट हो पाएगा जब उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर दिया हो, क्लोज कर। यानी कि अब आप इसके नीचे नेक्स्ट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, लेट्स सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और असेसमेंट ईयर। अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है? 25-26। तो मैं असेसमेंट ईयर लिख देता हूं 26-27। और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा बच्चे? नेट प्रॉफिट से। ये नेट प्रॉफिट किसका आया है? एज पर अकाउंट्स या एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंपनीज एक्ट। कितना प्रॉफिट बच्चे? 53,000। यानी कि कल को जब तुम अगर टैक्स टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा स्टार्टिंग सोर्स पॉइंट क्या होगा कि ये जो प्रॉफिट है ये कौन निकाल के देगा तुमको? पहले अकाउंट्स टीम देगी। अब अकाउंट्स टीम से बात करते हो, भाई पीएनएल क्लोज हो गया क्या? समझ रहे हो? अब मैं आता हूं आपके पास इधर। सर जी, सैलरी का खर्चा कितने का डाला हुआ है? ये ड्यू बेसिस पे है या पेमेंट बेसिस पे? क्योंकि अकाउंट्स हमारी ड्यू बेस पे हो। तो सर पीजीबीपी वाला कुछ अलग कहता है क्या? इनकम टैक्स एक्ट अलग बोलता है, कुछ अलग नहीं बोलता। जो चीज माइनस हो रखी है सैलरी की, उसको माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि मैंने आपको कौन सी बातों पर डिस्कस कर, जहां पे कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है और इनकम टैक्स एक्ट कुछ बोल। सैलरी पे पूरा चैप्टर निकल जाएगा, आपको समझ आएगा सैलरी पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, ये किस बेसिस पे बना हुआ है? ड्यू बेसिस पे। और मैं पीजीबीपी इनकम भी कैसे निकाल रहा हूँ? ड्यू बेसिस। बट लेट मी अपडेट यू, पीजीबीपी में एसएससी के पास ऑप्शन होता है, दे कैन ईदर फॉलो कैश बेसिस और ड्यू बेसिस। अभी आप बच्चे हो, अभी आप मान के चलिए कि हम पीजीबीपी भी किस बेसिस पे निकाल रहे हैं? ड्यू बेसिस। तो इसका मतलब भाई मेरा ये जो प्रॉफिट आ गया बहुत अच्छी बात है। सर सैलरी पे कोई बात करोगे आप? पूरे आगे की 10 क्लास बिल्कुल नहीं करूंगा। रेंट पे भी नहीं करूंगा, डेप्रिसिएशन पे करूंगा बहुत सारी बात। ये जो डेप्रिसिएशन है दिस इज एज पर अकाउंट्स। और मैं आपको कह रहा हूं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज 20,000।
ये कैसे निकलती है आज हम देखें। 2-3 क्लास डेप्रिसिएशन ही चलता है बच्चा। तो आप मुझे बताइए, मैं पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए अब क्या करूं? सबसे पहले मैं कहने से प्लस करूंगा क्या चीज, 15,000। आप इसको भी लिखिएगा मत, ठीक है? एक सिस्टम होगा, अब अभी लिखना मत, अभी अभी मत लिख। तो पहले आपको नेट इफेक्ट समझाना चाहता हूं। प्लस करूंगा 15,000 और माइनस क्या कर दूंगा, 20,000। इससे मैंने इफेक्ट डाल दिया। लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है, और लिखने का तरीका ये है, एक्सपेंसेस अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बट नॉट अलाउड, या फिर disallowed as per Income Tax Act 1961। वो खर्चे जो कि अकाउंट्स ने अलाउ कर दिए पर इनकम टैक्स कह रहा मैं तो नहीं दे रहा भाई, तो मैं उसको क्या करूं बच्चे? मैं उसको क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा जी, क्योंकि वो अलाउड है ना। तो वो माइनस, इसका मतलब इस वाले खर्चे में से वो माइनस होकर आ गए। पर क्या वो माइनस होने चाहिए थे? नहीं। तो मैं ऐड कर दूंगा। आप कह सकते हैं डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कितने रुपए बच्चे, 15। पहले बताइए, यहां तक क्लियर? आगे सुनिए। और तुम्हारे को लेस भी करने का मन कर रहा होगा, तो उसका अगर एक हेडिंग लिखूं तो यू कैन से एक्सपेंस अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड डिसअलाउड, या आप कह सकते हैं नॉट अलाउड, कोई आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। नॉट अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और कौन सा खर्चा भाई जो 53,000 माइनस नहीं था पर होना चाहिए था, वो कौन सा हो जाएगा, 20,000। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? आगे सुनिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अकाउंट से तो होता माइनस, इनकम टैक्स कहता है मैं एक भी प्रोविजन माइनस नहीं होने दूंगा। यानी कि इट इज अलाउड एज पर अकाउंट्स बट नॉट अलाउड एज पर। तो आप मुझे बताइए मैं इसको क्या करूं? हाँ जी, तो इसको कर दिया जाएगा ऐड, क्योंकि ये प्रोविजन है, और प्रोविजन है तो मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चे, ऐड। यहां तक क्लियर है पहले? सर ये वाईफाई एक्सपेंस हाँ ड्यू बेसिस पे होगा। अब आइए इधर, इंटरेस्ट इनकम। आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट इनकम की वजह से 53,000 हो रखा है, पर इंटरेस्ट इनकम क्या पीजीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए या अदर सोर्स में? एग्जैक्ट। So there are few incomes that are included in the net profit, but is taxable in some other source. Exactly. तो आपको पहले समझ आना चाहिए, लैंग्वेज तो लिख लेंगे, उसमें क्या हो गया उसमें। 8,000 को प्लस करूं नीचे या माइनस करूं? माइनस करूं, और माइनस कर दूंगा, और कौन सा हेड एक और बना दूंगा उसमें 8,000 के पास। रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी। आई एम एज्यूमिंग कि मेरा घर मैंने किराए के लिए दिया, मेरा धंधा नहीं है वो। तो रेंटल इनकम जो 10,000 है वो इसमें, तो इसमें माइनस कर दूंगा, और हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिखा दूंगा, रेंटल इनकम है 10,000। आपको समझ आ रहा है ये क्या चल रहा है? क्योंकि जब आप प्रोविजन पढ़ोगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई ये अकाउंट्स में उन्होंने ये करा होगा, हमने क्या करना है। आपके पास वो कनेक्ट आना चाहिए। जब तक तो कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता लग रहा होगा क्या चल रहा है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखवाऊं, इनकम credited in books of accounts but taxable under, या आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं बट नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी एंड पीजी। तो कौन सी इनकम थी भाई वो?
इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम। इंटरेस्ट इनकम थी 8,000, 10,000। और क्या मैं कह सकता हूँ, इससे आपका फाइनल पीजीबीपी का आंसर आ जाएगा। बस आपको ये जरूर ध्यान देना है कि जब पीजीबीपी का आ जाएगा तो बच्चे फिर अदर सोर्स का भी जब हेड बनाएंगे उसमें 8,000 आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में कितना? अब बस तुम्हें इतना अलर्ट जिंदगी में जब हम सारा पढ़ लेंगे, अगर ये रेंट रिसीव्ड है कुछ है 30% करा माइनस नहीं करा, ठीक है, तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि अब यहां से आप 30% माइनस कर रहे हैं, यानी कि वो रेंट रिसीव था, रेंटल इनकम था, तो आपका कितना टैक्सेबल हो जाएगा? वो 7,000। और ऊपर के ये तीनों जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? GT। क्या आपको है जी? वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होता था ना, पहले भी वो जो रेंट जितना आया उसका 30% होता है। ठीक है, आप इसका फॉर्मेट बना दीजिए। आपको इस समझ आना चाहिए, हर कंपनी के अंदर इसी सिस्टम को फॉलो करा जाता है बच्चे। मैं बड़ी से बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, एयरटेल के अंदर भी यही होता है और 200 करोड़ की कंपनी में भी यही होता है। ये वाला 20,000 डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। क्योंकि देख तू ये वाला इसको तो प्लस कर देगा तो ये बिफोर डिप्रिसिएशन हो गया, पर इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना है? 20,000, तो आप माइनस कर दोगे। पूरा निकालना भाई, अभी बहुत गहरा चलेगा, समझ रहे? ये तो मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। हार्ड नहीं। ठीक है, लिख लीजिए बच्चे एक बार। नहीं नहीं नहीं, और भी कुछ आएगा तो वो अब इंटेलेक्ट मैच हो जाएगा तो बड़े लेवल पे जब देखेंगे क्वेश्चन तो मेजरली ऐसा ही होता है। एक दो चीज और है, मतलब ऐसा नहीं सर नहीं, इतने ही है मोटा मोटी। सर हाँ जी बच्चे। ये आपने आईटी के बाद एक्ट लिखा है। हाँ जी। सर थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। सर इस सेकंड में 20,000 का डेप्रिसिएशन है ना? है तो ओवरऑल तो सारा जब सारा हो जाएगा तो ये क्वेश्चन डिडक्शन आ जाएगा, TDS आ जाएगा, सारी चीजें भी घुस सकती है, क्लबिंग आ जाएगा। हम्म, बोलो बता दूंगा एक बार, अगर ले आएगा जब पढ़ रहा होगा कॉल कर लो कैसे करना है। ऑडियो भेज दिया, अगर अगर ऐसा हो ना, ऑडियो भेज देगा ना तो रिकॉर्ड भी हो जाता है और फिर वो हो जाएगा, तो भेज दिया अगर कोई दिक्कत। ए भैया, लिख लिया बच्चों ने?
सर जो इनकम है तो माइनस होंगी ना? है जी। जो थर्ड में इनकम है दोनों में माइनस होंगी ना? है दोस्त, 8,000 और ये 10,000 माइनस। ठीक है। कितना है बच्चों पीजीबीपी इनकम? 40,000। अच्छा जी, छा गए बेटे आप। आई- आइए जी, आइए जी, आइए जी। जैसे और अभी फॉर्मेट आएगा साहब, जैसे रिडक्शन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें हाँ इसमें नहीं है sir। लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया पीछे, लिख लिया पीछे, आगे बढ़ू, लिख लिया। क्या हुआ? ये इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन है, ये एड ऑन इंफॉर्मेशन में दिया था एज पर इनकम टैक्स। तो भाई इनकम टैक्स के हिसाब से तो माइनस करेगा ना दोस्त। कहिए, बोलना स्टार्ट करूं? देखो जी, सेक्शन 28 से शुरू। आज मैं आपको उस तरीके से नहीं लिखवा रहा, मैं आपके साथ आज एक जनरली अगर आपको बोलूं, पीजीबीपी स्टार्ट होता है 28 से। 29 कहता है कि पीजीबीपी इनकम निकालनी है तो 30 से लेके 43D तक पढ़ लो। फिर सेक्शन 30 से पढ़ना आप शुरू करते हैं। मैं आपके साथ ये सारा सीक्वेंस अभी आपके दिमाग बनाई नहीं, मैं आपके साथ एक फ्री माइंड से होके डेप्रिसिएशन डिस्कस करना चाहता हूँ। और डेप्रिसिएशन आराम से 4-5 घंटा चलती, ठीक है बच्चों? तो आइए हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो किस चीज का होगा बच्चे? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सेक्शन है जी सेक्शन 32। आप सभी बच्चों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट से पढ़ा था, लेकिन आइए अब जरा टैक्स में कैसे डेप्रिसिएशन होता है वो दिमाग लगाएं। तुम्हारे हिसाब से एडू जंक्शन भी डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा इनकम टैक्स के हिसाब से? करेगा। कौन कौन से एसेट? फैन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप। लैपटॉप एडू जंक्शन नहीं खरीदा मेरे, तो आप मुझे बताइए। पर अगर मैं, हाँ जी, बेकार लैपटॉप है क्या? नहीं, नहीं दिखा हुआ, बच्चे गलत काम नहीं करते हो। हाँ चाहिए ना। लेकिन आपको पता है ऐसे लोग बहुत करते हैं। अगर मान लो मेरे को लैपटॉप खरीदना था, तो अगर मैं लैपटॉप इंस्टीट्यूट के नाम पे खरीद लूं तो डेप्रिसिएशन का खर्चा भी और जीएसटी का क्रेडिट भी। ये जो होता है बहुत होता है। मुद्दे की बात ये नहीं है, आप बस ये समझिए कि बिजनेस में कितने सारे एसेट्स होते हैं, उसके ऊपर मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ आपके साथ? डेप्रिसिएशन। और ये अकाउंट्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलती। ये कैसे चलती है आइए थोड़ा सा साथ में छोटी छोटी बातें लिखते हैं। डेप्रिसिएशन is allowed as deduction under section 32। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। depreciation is allowed to owner of asset
क्या मैं कह सकता हूँ बड़ी ऑब्वियस बातें चल रही, देखते जाइएगा अभी क्या हो। डेप्रिसिएशन is allowed as per two methods। दो मेथड होते हैं बेटे इसमें, एक होता है WDV और एक होता है SLM। SLM आप सभी को पता है, पर यहाँ जो चलेगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। WDV आपको पता है, पर यहाँ जो WDV चलेगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। Depreciation is charged on closing WDV at the end of previous year। क्या आप सभी बच्चे क्लोजिंग WDV समझते हैं? यस और जो यहाँ पे क्लोजिंग WDV वो आपको नहीं। इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं लिखवाना, पर मैं लिखवाऊंगा डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन block of asset instead of asset wise। अकाउंट्स में क्या करते रहे तुम, ये एसी खरीदा इस पे डेप्रिसिएशन अलग चल रहा है, प्रोजेक्टर खरीदा उस पे अलग चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा। इसमें ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है ना, कंपोनेंट वॉम्पोनेंट कुछ नहीं, आप ये कह सकते हैं ब्लॉक कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छी बात है जी। और अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये आपको मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे बोला। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुन। मैं आपके साथ ना आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूंगी, नेचुरली मैं बोलता जाऊंगा, आपका स्टेज बाय स्टेज होगा, और उसको विद सेक्शंस रिलेट कैसे होगा वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, लेकिन अब अभी सीखिएगा क्या चल रहा है। एक कंपनी के पास बिल्डिंग खरीदी कंपनी ने, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट है 5%। मैं इस बिल्डिंग का नाम ले रहा हूँ, बिल्डिंग नंबर ए। कितने रुपए की खरीदी थी? 5 लाख। ये न्यू कंपनी है ना, आप ऐसा सोच लो कि नई कंपनी बनेगी तो भाई बिल्डिंग तो खरीदते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सारी चीजें। एक बिल्डिंग खरीदी जिसपे डेप्रिसिएशन क्या 5, ये डेप्रिसिएशन किस हिसाब से बोल रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। मुद्दा भी ये नहीं है कि रेट कैसे पता लगा, मुद्दा ये कैलकुलेशन सीख। कंपनी ने एक और बिल्डिंग खरीदी, ओहो, और इस बिल्डिंग पे रेट कितना है? 10%। सर अलग अलग बिल्डिंग पे अलग अलग रेट होता है? हाँ जी, वेयर हाउस पे रेट अलग होता है, अगर उस बिल्डिंग में अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा हूँ तो अलग रेट होता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो अलग रेट होता है, ऐसे बिल्डिंग के भी ब्लॉक है अंदर। अमाउंट नहीं है, बिल्डिंग की कॉस्ट। और आपने कब खरीदी मैं आपको ये भी बता दूं, 1/4/18, 1/4/18। ओ माय गॉड, बिल्डिंग सी खरीदी 10%, ओ माय गॉड 20 लाख, 1/4/18। बिल्डिंग डी खरीदी, ओ माय गॉड 10% डिप्रीस, छोड़िए ना 5%, 25 लाख की। कौन से दिन खरीदी? 1/4। तो जो बिल्डिंग पे सेम रेट होता है उसका ब्लॉक बना दिया जाए, यानी कि यहाँ पे कितने ब्लॉक्स बने? दो। और एक कंपनी इनकम टैक्स के अंदर लगभग 12 से 15 रेट्स हैं अलग अलग, नॉट जस्ट ऑन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सर। तो एक कंपनी के
और एन एवरेज ऐसे 15-20 ब्लॉक्स होता है, उस पे डेप्रिसिएशन लगता है, एसेट वाइज नहीं लगता। अब हम लोग सर अभी क्या बोलते जा रहे हो सर, तो मैं आपको इतना भी बता दूं, ये कंपनी ने कौन सा ऑप्शन फॉलो करा हुआ है, WDV। और अगर आप WDV लेते हो तो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। और ब्लॉक को आप कैसे कैटेगराइज करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। तो एक ब्लॉक हो गया ये वाला, और एक ब्लॉक हो गया 10%। मैं आपको कोई भी रेट वाला करा सकता हूं, 10 वाला करा देता हूं, आइए कि देखते हैं क्या डिप्रिसिएशन लगेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय ओपनिंग WDV। ये पहला साल है कंपनी का, व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू। तो पहले आपको बता दूं, ओपनिंग तो 0 है। अगर न्यू कंपनी है तो ओपनिंग होता है जो पिछले साल का आता है। हाँ, आपने 1/4 को खरीदा, मैं नीचे परचेज में दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या है बच्चे, ओपनिंग को क्या लूंगा मैं, 0, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है बच्चे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, आपने जो परचेज करा है, कौन कौन से एसेट परचेज कर, सर ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है ये तो बता देते। 10% वाला चला। तो मैंने परचेज करा, एक तो बिल्डिंग कौन सी परचेज करी, और दूसरी बिल्डिंग सी। और मैं इसको किस अमाउंट पे दिखा दूंगा, डेट ऑफ, सॉरी, जो भी मेरा एक्विजिशन डेट है। कितने का खरीदा था बच्चे, बी और सी, 8 लाख और 20 लाख, टोटल कितना हो गया। तो इसका मतलब आपने अपनी बिल्डिंग को किस पे दिखाया, कॉस्ट, विच इज सेम, ऐसा ही तो होता था। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल करी, कुछ नहीं की। व्हाट इज योर क्लोजिंग WDV, 28 lakhs। व्हाट इज योर क्लोजिंग WDV, 28 lakhs। क्या आप बता सकते हैं इस क्लोजिंग WDV में कौन कौन से एसेट्स हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं डिप्रिसिएशन कितना लगाऊं, किस चीज पे, कितना आ जाएगा। अब मेरा क्लोजिंग WDV आ जाएगा दोबारा, 25 लाख 20 हजार। कोई दिक्कत यहाँ तक, सुनते जाइएगा बात को। इसका मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 2,80,000। अकाउंट्स वाला जो मर्जी देता रहे, उसको ऐड बैक कर दूंगा और अपना ये वाला माइनस कर दूंगा, ऐसे करके जितने भी ब्लॉक चल रहे कर दूंगा। ध्यान से सुनिए बात को। नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, नेक्स्ट ईयर वैसे हुआ कौन सा, 18-19 खत्म हुआ है ना ये। अब कौन सा साल आएगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज माय ओपनिंग WDV। अच्छा जी। और बेटे, मैंने परचेज करा एक एसेट, एसेट नंबर D, 10 जून 2019 को। ओहो, नहीं ये 10% वाला ही ऐड, अच्छा मैं नाम बदल देता हूँ, सॉरी, एसेट नंबर E। और इजी करने के लिए 1 जुलाई 2019 डेप्रिसिएशन तो 25-20 पे है। देखेंगे। और कितने का खरीदा सर, सर जी मैंने खरीदा ये वाला एसेट 5 लाख। ओके सर, हमने कुछ सेल करा, हाँ बेटे हाँ, मैंने मशीनरी, सॉरी, बिल्डिंग बी को बेच दिया। और कितने का बेचा बच्चे, मैंने बेचा 1 लाख रुपए का। ओ माय गॉड, आपने खरीदा कितने का, बेचा कितने का, प्रॉफिट या लॉस नहीं जानना,
एसेट वाइज एक आप बी वाले पहले से है ठीक है प्रॉफिट लॉस को निकालो आपने ये खरीदा था, इसको कितने का बेचा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है, पर मुझे नहीं जानना लॉस हो रहा है या क्या हो। ब्लॉक सिस्टम है, एसेट वाइज इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हजारों एसी पड़े, हजारों बिल्डिंग पड़ी, कोई प्रॉफिट भी के लॉस भी के, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। और एक चीज और देखिएगा, मैंने ये जो बाहर करा है, ये बुक वैल्यू बाहर करी है या सेल प्राइस बाहर करी है? हाँ जी, तो आपने जो बाहर करा वो सेल प्राइस बाहर करा। अब तुम मुझे बताओ व्हाट इज योर क्लोजिंग WDV? तो 5 लाख भी तो जोड़ लो। हाँ जी, 29,20,000। ब्लॉक में कितने एसेट हैं? सी और ई, क्लोजिंग में इतना ही है। डिप्रिसिएशन क्या रेट है? 10%। डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? आपका मन करेगा सर ये जो 5 लाख वाला है ये तो जुलाई में लिया, ये तो टाइम पीरियड है, मुझे नहीं देखना टाइम पीरियड में। इनकम टैक्स में या तो डिप्रिसिएशन पूरी लगती है या आधी लगती है। आधी तब लगती है जब इट इज फॉर लेस देन 180 डेज। आप छोड़िए ना वो सारी बात, मैं आपको कह रहा हूँ टाइम पीरियड नहीं देखना मुझे, बस इतनी बात। हाँ जी बोलिए। सर हमारा 8 लाख का सेट सब हमारे पास से चला गया है। अब हमने यहाँ पर 1 लाख है, तो इस 29,20,000 रुपए के अंदर वो बाकी का 7 लाख जो हमारा बिल्डिंग भी है उसका भी तो इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो सर उसको क्यों लेना है जो हमने इस प्रॉपर्टी को सेल ही कर दिया? लेना क्यों सर? इनकम टैक्स मोदी सर ऐसे होगा। सर जो चीज हमारी है ही नहीं तो हम उस पर पूरे भारत देश के हिसाब से एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा तो भी कन्विंस हो जाएगा। इतनी सिचुएशन, इतने लोग, इतने बिजनेसमैन की मैं सबकी बात भी सुनूंगा, एक ऐसा बनाऊंगा जिससे आप जस्टिफाइड भी हो जाओ। समझ रहे हो? और आपके ये सवाल आएंगे ही आएंगे, तो आपको पूछते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर एक ही है, मोदी जी। आपको नुकसान हुआ, आपको नुकसान का खर्चा माइनस करने दे रहा हूं मैं आपको, नहीं करने दे रहा। एक ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी, पर आप छोड़िए ना एक बार। क्लोजिंग WDV बता, मैं आप बताइए मैंने डेप्रिसिएशन किस पे लगाने को बोला था? लिखा हुआ है ना वो बात, बस कितना अमाउंट? ओ माय गॉड, 2,92,000। अब आप मुझे बताइए मेरे क्लोजिंग WDV कितना आ जाएगा? 26 लाख। क्या ये सही है बच्चे? कितने बच्चे कह रहे हैं ये सही? सर कटवाना था। आप कह रहे हो सही, कितने बच्चे कह रहे हैं गलत? क्लोजिंग WDV बाकी बड़े बूढ़े? प्रीवियस ईयर बहुत अच्छी बात आपने करी, पर इसके ऊपर ही बात करूंगा। आपके दिमाग में आ गया कैपिटल गेन, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है या नहीं। हालांकि आपको पता नहीं है कैपिटल एसेट है कि नहीं है, बट लेट मी श्योर यू इट इज अ कैपिटल एसेट, तो आपके दिमाग में कैपिटल गेन भी आना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए धनंजय जी, आपने बोला सर मुझे नुकसान हुआ है तो कैपिटल लॉस दिखाओ ना, यही है ना? एक बात बताओ, तुमने ये जो बिल्डिंग बेची है इससे तुम्हें प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ? नुकसान से इनकम सेटअप होती थी, पर नहीं हो रही है वो, जिससे आपको नाराजगी है भाई हमारा लॉस हो रहा है। तो मेरी बात सुनिए, मैं आपको उस नुकसान के बदले एक्सेस डेप्रिसिएशन देता रहा हूं। बुक वैल्यू बाहर करिए आप, जिस वजह से आपका क्लोजिंग ज्यादा है, तो क्लोजिंग ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं दे रहा आप, तो वहां पे आपको नुकसान नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अगर बिल्डिंग भी की आपको नुकसान हो रहा है, आप कैपिटल लॉस दिखाना नहीं दिखाएंगे तो नहीं दिखाओगे आप कैपिटल लॉस, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, मैं एसेट वाइज नहीं चलाने वाला आपका कोई। यानी कि अगर आपने 1 लाख पे करा,
आपको नुकसान दिख रहा है, तो मैं हूं ना आपके साथ, आपको देख रहा हूं, आपका क्लोजिंग WDV ज्यादा आ रहा है, जिस वजह से आपको एक्सेस डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। मैंने कौन सा 8 लाख को बाहर कर दिया, कितने का खरीदा था आपने? 8 लाख का। 8 लाख पे क्या रेट लगा आपने? 80,000। 720 थोड़ा बाहर कर रहा हूं मैं यहाँ से, 1 लाख करा ना। इसका मतलब इस कॉस्ट में आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नाम थोड़ा ना लिखूंगा मैं, वैल्यू के अंदर ये है। पर एसेट कितने हैं मेरे ब्लॉक में? मेरे ब्लॉक में कितने एसेट बच रहे हैं? 2। नाम वही जाएगा, उसके अंदर वैल्यू चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एंड यू आर गेटिंग एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो आप मुझे ये मत बोलिए कि मेरा जो लॉस हो रहा है उसका कुछ भरपाई करा दो। भरपाई करा दी भाई, एक्सेस डेप्रिसिएशन दे दो। पहले मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। लिखिए बच्चे, नेक्स्ट ईयर में भी जाएंगे फिर। अब बच्चों ने साथ साथ नहीं लिखा था? एग्जांपल दिखा। स्टार्टिंग से लिखना है। नहीं सर, ये म्यूजिक क्लियर है? ये 1 लाख रुपए क्या बुक वैल्यू या सेल वैल्यू? पेज पैड। वेरी गुड, नोट कर लिया। इधर भी क्लियर, वेरी स्लो। पीछे भूमि जी को क्लियर है? अमितेश जी ऑनलाइन कनेक्टेड है? पहले वाला लेक्चर में इधर लिख लिया बच्चों। सर क्या आपने नोट कर लिया? ओके, तो आइए ना सर नहीं, नेक्स्ट ईयर में। है जी? सर 2 मिनट बस। बीस 21 में आओ बेटे। ए भैया, ए भैया, क्या आप सभी बच्चों को इधर तक क्लियर है? अगला साल आपसे कराऊं, देखता हूं क्या आंसर दोगे आओ। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आज मैकडॉनल्ड्स में सभी, एक ने भी अगर करेक्ट आंसर दिया। तैयारी कर लो सर, तैयार हो गया। गलत बोल दिया मैंने, रहने देते हैं। यार आप बच्चों, यार आप बच्चे खुश रहो यार, यही मेरी कोशिश है। व्हाट इज द ओपनिंग WDV? 26 लाख। ओके। मुझे सुना ही नहीं दिया। मैं गुस्सा नहीं करता बच्चे। नोट करना है ना थोड़ा सा। हाँ जी, साथ साथ करिए, बार बार ऑब्वियस सवाल मत पूछिए प्लीज। ठीक है, उसके बाद अब तुमने फिर परचेज करा। ओ माय गॉड, ABCDE F। F खरीदा जी 5 लाख रुपए। ओ माय गॉड। अच्छा, ओपनिंग में कौन कौन से एसेट थे? अच्छा जी, खरीद लिया दोस्त 1 जून 20 को। अच्छा जी, और आपने सेल करा एसेट नंबर E, और कितने का करा मालूम है? 50 लाख का। ओ माय गॉड। डेट कैसे? समझ गया है जी।
डेट ऑफ सेल डेट ले लीजिए बच्चे, डेट ऑफ सेल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले कुछ भी लिख ले, 1/10/20, अभी डेट पे कोई मैटर नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, व्हाट इज माय क्लोजिंग WT? अच्छा, 50 लाख माइनस नहीं करेंगे? नहीं सर, 5 लाख है वो परचेज से हट जाएगा वो, 26 हाँ 26 ऐसा हो जाएगा। क्लोजिंग WDV में कितने एसेट हैं आपके अभी? एफ और सी अच्छा जी, एक FB है और CB है। वैल्यू बता दीजिए, वैल्यू बता दीजिए। अगर आपने सही बता दिया, 2-3 सवाल है तो सबको मैकडोनल्ड्स ले जाऊंगा, 23 का वहां ले जाऊंगा, फिर छोड़ के आ जाऊंगा वापस आपको। क्लोजिंग WDV की वैल्यू बता दीजिए। और भी बता दो। दुनिया है नील आएगा या नहीं आएगा? नील आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। करेक्ट आंसर इज नील। सर गलत नहीं आप, 50 था सुनिए तो सही। सर आपने बोला नहीं आएगा। अच्छा, मैंने बोला था हमसे ट्रेनिंग ले रहे हो? आंसर तो मैंने बोला था सर। ठीक है, आप मुझे बताइए सर, माइनस देखो, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारा ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 26-28, 5 लाख इसमें जोड़ोगे, ये ब्लॉक की वैल्यू हो गई। तुमने बेचा तो एक एसेट है, लेकिन उस एसेट की इतनी वैल्यू बढ़ गई कि वो ब्लॉक से भी ऊपर चला गया, तो इसका मतलब उसका क्लोजिंग WDV माइनस में तो नहीं हो सकता, पर वो पहले क्या हो जाएगा? नील। तो पहली चीज तो है, क्लोजिंग WDV क्या हो जाएगा बच्चे? नील। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन था सही आंसर दे दिया नहीं नहीं, सही आंसर कहां से दी? ये बढ़िया है भाई, गलत देने के बाद भी। मैंने तो डेप्रिसिएशन, दिया। डेप्रिसिएशन 10% कितना लगेगा? क्लोजिंग WDV F और C कितने रुपए? नील। सर ये चलता रहेगा ब्लॉक, ये भी एक लॉजिक होता है, एक लाइन लिखवा रहा हूं। 25 हाँ वो तो है, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं, ब्लॉक continues to exist at nil value। बात ऐसी है, अगर ब्लॉक में एसेट है तो ब्लॉक जिंदा है, ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है। नील की वजह से ये मत सोचिए कि ब्लॉक खत्म हो गया है, ब्लॉक की वैल्यू नील है, पर क्या ब्लॉक में एसेट है? तो ब्लॉक जिंदा है, ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। अब मैं आपको एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए टफ बना दिए, एक और स्टेज भी बीच में डालनी चाहिए थी, पर मेरी बात सुनिए आप। व्हाट इज द सेल वैल्यू? और ये ब्लॉक की टोटल कॉस्ट है, जितना भी ऊपर है उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा, जितना भी ऊपर है उस पे क्या लग जाएगा आपका? कैपिटल गेन। ब्लॉक की वैल्यू अगर आपका सेल प्राइस ब्लॉक से ऊपर चला जाता है तो तुम माइनस नहीं कर पाए, पर वो तुम्हारे गेन्स हैं कि नहीं है, तो वो कहां चार्जेबल हो जाते हैं बच्चे? कैपिटल गेन्स में। और आगे सुनिए जरा, व्हाट इज द सेल प्राइस और ब्लॉक की क्या वैल्यू थी? लोग, मैं कोई एसेट की बात नहीं करूंगा, कैपिटल गेन निकलेगा पूरे ब्लॉक का निकलेगा। हाँ जी, ये वैल्यू है ब्लॉक की, कितना आ रहा है? 31 लाख। कितने का प्रॉफिट?
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होता है 2 साल से ज्यादा, शॉर्ट टर्म होता है 2 या उससे कम। आगे सुन लीजिए, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। मैं ये प्रोजेक्टर बेचूंगा, ये एसी बेचूंगा, फैन बेचूंगा, जो जो बिजनेस के अंदर चल रहा है, चाहे 10 साल से चल रहा है, पर अगर इसको बेचूंगा और अगर मुझे चाहे गेन हो जाए चाहे लॉस हो जाए, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। क्योंकि जो आपके डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं, जो बिजनेस में लगे होते हैं, उसको बेचते हो आप, चाहे आप प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। यानी कि ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। यहां तक क्लियर है पहले आपको? सर वंस मोर। आ गया ना समझ? नहीं सर, और बताऊं? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक बात बोलूं आपको, आपको लग रहा है ये कहां से गेन्स आ गई, थोड़ा सा अपडेट कर दूं इस पॉइंट को। आपने लिख लिया, सही है? हाँ, पहले का 7 लाख। वो कहानी खत्म हो गई भाई, उसकी डेप्रिसिएशन तेरे को मिलनी थी, वो सेटलमेंट वही हो गई। अब मिली मिली नहीं मिली नहीं मिली। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखना चाहता था। तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कितना था? तुमने एक एसेट कितने का खरीदा? मैंने बेचा कौन सा है? ई बेचा है ना मैंने। मैं ना तुमको एक वैल्यू देता हूं, इससे तुम और बेटर समझ आएगा। तुमने ना 5 लाख की चीज ना कितने में बेच दी थी? 12। अब सोच के देखिए आपको बेटर एनालिसिस। क्या तुमको गेन दिख रहा है? इफ यू सी इंडिविजुअली, यू परचेज समथिंग फॉर 5 lakhs एंड यू सोल्ड इट फॉर, मोटा मोटी गेन कितने का? बट इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन्स। ये आपको प्रॉफिट हुआ है। मैं यहां पे बुक वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैं सेल वैल्यू लिख रहा हूं। अब आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी कितना आएगा? सर उससे वो कम हो जाएगी वो। मैं, हाँ, एक मैं ना सेल प्राइस को और अपडेट कर देता हूं ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 12,28,000 कर दे। You have sold the asset E for 12,28,000 और आपको अपने मन में प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अब हम मुझे बताइए आपके ब्लॉक की वैल्यू क्या आ गई? 19 लाख। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1,90,000। और ये कितना आ जाएगा? 1,71,000। सॉरी, 19 लाख में से 17,10,000। आपका ओपनिंग ये था, आपने ये परचेज करा, आपने एक एसेट को बेचा, क्लोजिंग आया, उस पे डेप्रिसिएट। क्या आपको एसेट बेचने में फायदा हुआ है? क्या वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कम हो गई। अब आप बोलोगे कितनी अच्छी सरकार है, मेरे को एक एसेट पे प्रॉफिट हुआ, सरकार उस पे कैपिटल गेन नहीं लगा रही, नहीं लगा रही। बट आप ध्यान से देखिए, यू विल गेट रिड्यूस डेप्रिसिएशन क्योंकि मैंने सेल प्राइस को बाहर करा। आपका एसेट 5 लाख का था, मैंने क्या 5 लाख से बाहर करा, मैंने 12 लाख से बाहर कर दिया, मतलब मैंने बाकियों की वैल्यू भी बाहर कर दी, जिस वजह से आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि मैं आपका गेन इमीडिएट टैक्सेबल नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आपको डेप्रिसिएशन गोइंग फॉरवर्ड कम दूंगा। कैसे? क्योंकि मैं सेल प्राइस को बाहर कर। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि सेल प्राइस अगर इतना ज्यादा बाहर हो जाए कि वो ब्लॉक से ऊपर चला जाए, तब कैपिटल गेन्स आते। कैपिटल गेन्स तब आते हैं when the sale value of an asset increase the value of the block. तो जाएगा और वो शॉर्ट टर्म में मुझे बताइए, समझ आया? लॉस तेरे को कभी भी नहीं हो सकता, हो सकता है, मैंने अभी नहीं बोला है, जितने केस अभी हैं वो नहीं है। चलो अब मैं यहीं पे रजिस्टर हो गया आपके दिमाग में। अगले साल में आपको लॉस दिखाता हूं सिर्फ एक केस में कैसे आ सकता है। तो अब मैं क्या करूं एक बार,
तुम एक काम करो, कर लिया तुमने ये वाला लिख लिया 20-21 वाला, वो भी लिख लिया है? तो लिख लीजिए ये और करके ना आपने यहाँ पे सेम वैल्यू और, ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए कि इस साल के अंदर मैंने 2 कॉम्बिनेशन बना दी, फिर मैं अगला साल बनाता हूँ। चलिए अब चलना करो साथ से ये बताओ सर ये तो हो गया और क्या करते हैं? आंसर दिया था तुमने? और क्या हाँ, दिल बोला था। हाँ, संदीप को होता सुना। ऐसे मैं तो- देखा मैं- कि मैं- यार ये पाइनएप्पल आया, कह रहा है आज मैकडॉनल्ड्स जाके खाऊंगा। अकेले भाई पाइनएप्पल पे है, ऐसे दोनों गलत आंसर पे भी मैकडॉनल्ड्स जाएगा। भाई मैंने ही बोला था नहीं चल ठीक है, अबे पास नहीं। बैठोगे तो आगे बोलो साथ बोलना चाहिए नहीं पर बोला ही नहीं था, ना ऐसे कैसे, मैंने सही में नहीं सुना ऑनेस्टली। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, सब बच्चों ने लिख लिया? इधर देखो, अब मैं जो केस कैरी कर रहा हूं ना वो ये वाला कैरी कर रहा हूं, 17-10, ठीक है साहब, 17-10 को कैरी कर रहा हूँ अगले साल, वो वाला ऑप्शन कैरी नहीं कर रहा हूँ। कौन सा साल है? 21-22? ओके, कैन यू टेल मी द ओपनिंग WDV? अच्छा जी, कौन से एसेट्स है बच्चे इसमें? आई थिंक एफर्ट FNC, बहुत अच्छी बात है। जबरदस्ती कर रहा हूं वैसे। एक एसेट आपने परचेज करा, एसेट G, 2,90,000, ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी? 20 लाख हो गई। आपने बेच दिए, क्या बेचा सर? एसेट नंबर C, ओ माय गॉड, एसेट नंबर F, ओ माय गॉड, एसेट नंबर G, सब बेच दिए। बेच दिए। कितने रुपए का बेचा? ओनली 3 lakhs, सब बेच दिया बेटे। अब आप मुझे बताइए, ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट या सीजेस टू एग्जिस्ट? सीजेस एक खत्म हो गया ब्लॉक में, तो क्लोजिंग WDV, आइए एक बार लिखते हैं, ख्याल हो। कैपिटल लॉस हाँ, नेगेटिव तो आएगा नेगेटिव तो वैल्यू ही नहीं आ रही वैसे। 17 लाख आ रही है, करेक्ट आंसर इज निल। अब की बार तो बोला, अब तो बोला, पर इस पे क्वेश्चन पे नहीं था मैकडॉनल्ड्स की बात। बोला मैंने पहले भी था दीजिए क्लोजिंग WDV अगर ये है तो डेप्रिसिएशन क्या लगेगी? तो इसका मतलब क्लोजिंग WDV क्या आ गई? और बात ऐसी है, ब्लॉक सीजेस टू, अब बस मुझे इतना बता दो कि इन या लॉस कितने का? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, सेल प्राइस हुए है 3 लाख, कॉस्ट हुए है 20 लाख, 17 लाख का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ तब आएगा जब आपका ब्लॉक खत्म हो जाए, क्योंकि देखो लॉस पे तो मैंने पहले भी बेचा था, क्योंकि और एसेट दे और वैल्यू, मतलब ब्लॉक चल रहा था इसलिए लॉस नहीं आएगा तुम, नहीं तो आप ये पहले वाले में एसेट नंबर B को बेचा आपने, मैं कह रहा हूँ 2 रुपए का बेच दो इसको तो भी लॉस नहीं आएगा आपका। लॉस सिर्फ तब आएगा when your block ceases to exist। ना अगर आप इतने ही समझदार हो तो और सुन लो,
अगर मैंने सारे के सारे 25 लाख में बेच दिए होते तो आया था और 5 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल। पहली बात तो ये ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट या सीजेस टू एग्जिस्ट? सीजेस टू एग्जिस्ट। और अब की बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता 5 लाख। सही है साहब, समझ आया साहब। वेरी 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 गुड। सारे का करके अगर एक एक्सपोजर था तो वही डेप्रिसिएशन ब्लॉक चलता रहता। और जैसे अगर सारे बिजनेस कैसे का अगर शॉर्ट टर्म पे होते हैं, अगर आपको भी ऐसे बेचो तो वो शॉर्ट टर्म कंसीडर होता है। अगर आप पूरा बिजनेस बेच दो तो शॉर्ट टर्म भी होता है। कैपिटल गेन में एक स्लम सेल कॉन्सेप्ट है, तो फिर वो उधर चला जाता, वो यहाँ नहीं जाता। फिर अगर तू पूरी फैक्ट्री बेच देगा ना तो फिर कैपिटल गेन लग जाता, इसमें इस वाले शॉर्ट टर्म वाले इसके सेकंड वाले फिर कुछ भी हो सकता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑलवेज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म गेन। ये और सर तो थोड़ा नीचे कर देना, ये फोटो ले थोड़ा ऊपर से दिखाओ। समझ आया बच्चों को? अभी तो एकदम कॉन्सेप्ट की शुरुआत है। अभी तक आप हर एसेट में डेप्रिसिएशन रेट क्या लगा रहे? फुल 10 दिया था तो 10 है जी। एक चीज लिखिएगा, बिल्कुल जो आप बोल रहे हो मैं वो लिखवा देता हूँ आपको। बिल्कुल, ये देखिए वही एनालिसिस इधर आ जाएगा। देखो भैया, ये जो तुम्हारा ब्लॉक होता है जिंदगी में, साल के एंड में दो बातें हो सकती हैं। या तो इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट या इट सीजेस टू एग्जिस्ट। अगर सीजेस टू एग्जिस्ट है तो ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? निल। तो होगी होगी, है ना। इसमें वैल्यू तो क्लोजिंग क्या आ जाएगी इसमें? निल। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो निल ही आएगा बेटे। लेकिन हाँ ये जरूर है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी आ सकता है। और ऐसा हो सकता है कुछ भी ना है, अगर मेरा सेल वैल्यू एग्जैक्ट ब्लॉक की वैल्यू कुछ भी ना। क्यों? अगर आप पूरा डिटेल समझ पा रहे हैं तो समझ रहे हो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना ये सेल वैल्यू अगर मैं डॉट 20 लाख लिख देता तो सीजेस तो होता पर कोई गेन या लॉस नहीं आता। लेकिन अगर ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट है तो आप मुझे बताइए क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ सकता है। हाँ, और वो गेन कब आएगा? इफ सेल प्राइस एक्सीड्स ब्लॉक की कॉस्ट। और देखो कंटिन्यूस टू, अब वैसे तो इतनी बात ही मुझे लिखवानी है, पर अगर तुम विजुलाइज करो तो या तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी की कुछ वैल्यू आती होगी या तो निल आता होगा। और निल तभी होता होगा जब सेल प्राइस एक्सीड हो गया, तो जितना भी ऊपर गया वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बढ़िया जी।
आप अपना विजुअलाइजेशन ये सोचिए कि रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, इनके पास कितने सारे एसेट्स होंगे। मैं इनकी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इनके शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनके ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, मैं इनके पर्सनल एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस के एसेट, जिन चीजों पे आप डेप्रिसिएशन लगाना समझते हैं कि लगता है, हम उसकी डेप्रिसिएशन। आप समझ रहे हो? अंबानी जी का पर्सनल घर है, वो बेच रहे हैं, वो यहाँ नहीं बात हो रही है, वो कैपिटल गेन में बात हो रही है। ये वो चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर है। ठीक है बच्चे? और बिजनेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग में गेन हो सकता है। तुमको जनरली दिखेगा मैं ये एसी बेच के गेन कमा लूंगा क्या, सोच के देखो। पर अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग अगर मेरी होती, मैं इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा होता, क्या इसका सेल वैल्यू बढ़ सकता था? बढ़ सकता था। तो वो कहां चला जाता ना? हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, बिकॉज दैट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, धीरे धीरे बढ़ेगी कैपिटल गेन भी जब होगा। पर बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस चल रहा है, और ये 2 नंबर का भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन 7-8 नंबर। हर एसेट पे हर एसेट पे पूरा रेट लगाओगे या आधा रेट भी हो सकता है। तो मैं जो बोलूंगा वो लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, और फिर ये टेबल और अपग्रेड होगा। हेडिंग कुछ नहीं है, लिखना स्टार्ट करिए। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड, इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड, नहीं कोई क्या, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, and it is put to use, put to use समझते हो, ready to use, it is put to use in the same previous year, and it is put to use, दोबारा से, and it is put to use for less than 180 days, and it is put to use for less than 180 days in that year, less than 180 days in that year. Depreciation rate on such asset would be 50% of prescribed rates, would be 50% of prescribed rates. समझ आया बच्चों? स्पेसिफिक नहीं, जो भी एसेट तूने खरीदा, अगर उसको लेस देन 180 डेज यूज करा है तो पहले साल में डेप्रिसिएशन आधी। क्वेश्चन दूं आपको, देखो एक बार आप देखो, प्रोविजन लिखवा दिया, प्रोविजन को इंटरप्रेट करना आता है आपको? लॉ के स्टूडेंट हो आप सब, लॉ पढ़ते हो, आज पता लग जाएगा कि आप पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते। अभी सेल के अंदर मत जा, इट्स टू अर्ली। बस एक बार ये वाला होगा तो उस नेचुरली क्लियर हो जाएगा। ए भैया, देखते बेटे ये कौन से बच्चे का सही आंसर आएगा। एबीसी क्या है? एसिड के नाम, टू डिफरेंट एसिड्स।
और ये ब्लॉक किस चीज का है मैं आपको बता देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी कितने रेट का? 15%। चलिए जी, 18-19 का बना दीजिए, 19-20 का बना दीजिए। और बस, अगर आपने बना दिया तो सेट है आपकी कहानी। सर सेल का बता दो सर। है जी। अरे सेल का ना कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो डेट माननी है ना वो मान को माइनस कर दीजिए। सेल पे कोई एनालिसिस ही नहीं, कोई यूज बात नहीं। नहीं। तो चाहे साल शुरू होते ही कर दे बाहर, या 1 फरवरी साल खत्म होते कर दे, मैं तो क्लोजिंग डब्ल्यूडी पे लगानी है। तो वो ये लॉजिक इस पे नहीं लगता, एक्विजिशन पे लगता। सर अलग अलग। हाँ तो बना दो ना ब्लॉक, जैसे मैंने सिखाया तुम्हें। अगर किसी ओपनिंग फिर एडिशन फिर माइनस, तो बता दो डेप्रिसिएशन, फिर 19-20 का भी बता दो ऐसे। रेट को भी यही करते हैं। 15%। डेट से थोड़ा सा सोच के देखे एक बार। अगर तूने आज एक एसेट लगाया, आज के 25 जून, तो आगे का पीरियड तूने यूज करा ना, मतलब आज पुट का तो कितना टाइम यूज करा, मोटा मोटी। हाँ है जी, पता नहीं। नहीं अभी डाउट था वो, पहले आप सॉल्व करो ना अपनी अंडरस्टैंडिंग से। और अगर मैं तेरे को बता दूं, पिछली क्लास में यही वाला पॉइंट डिस्कस हुआ। तूने खरीदा कब? आपका डाउट का भी तो होना चाहिए, ऐसे ही ना मतलब। अभी आप कह रहे तो थे इसका डेप्रिसिएशन अलग होता है, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे भी वही। और ट्राई करो बच्चे, कोई बात, आपकी गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है।
गलती करके ही तो इंसान सीखता है। आप बस गलती करिए और डरिए मत आप बिल्कुल। आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड। कोई पता नहीं अभी। सर 9,90,000 का क्लोजिंग WDV या डेप्रिसिएशन? इसमें साथ है अंदर जैसे कि हम लेकिन वो हमारे 3 पहले 3 लाख वाले मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन सी दोस्त? नहीं लगेगा। 637 कौन सा? एक मिनट बाकी है। कितना? 3 मिनट। 3 मिनट दे रहा हूँ बच्चों, कर लो क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करो। कोई नहीं दे रहा, आप 5 मिनट और जाओ। 5 मिनट। चलिए मैं कर रहा हूँ बच्चे। हो गया, आंसर बताओ ना फिर। अगर सही आया तो मेरी तरफ से आपको मैकडॉनल्ड्स में ट्रीट। पहले ही हो गई ना। फिर मैं देखो जस्टिफाई भी कर सकता हूँ कि मैं सही था। मैंने हाँ बोला हो सकता है, तूने बोला, मैंने मेरे को कैसे भरोसा है। मैंने बोला तो आपने दीपक से पूछा कि नहीं लाया ना यहाँ पे। मैंने बोला तब आपने आगे पूछा उससे क्या है तो उसने मना करा था। मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ऐसे अमाउंट इन्वॉल्व इज ह्यूज, मुझे अगर देखना पड़ेगा। अच्छा अब ना आराम से देखिए जरा, ओपनिंग WDV कितनी लिखी आपने? 5 लाख। डेट के साथ लिख देता हूँ, 1/4/18। अब आपने परचेज लिखनी है। अब सुनिए जरा लिखने का तरीका। यहाँ पे मैं वो परचेज लिखूंगा, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन। एक परचेज की कैटेगरी ये बनेगी और दूसरे परचेज की कैटेगरी बनेगी अदर्स। तो मैंने 2 कैटेगरी बना दी कि भाई किस पे पुट टू यूज लेस देन 180 और कौन अदरवाइज है, मतलब वो दो। तो अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सी है ये? 1/5 एसेट नंबर डी। एसेट नंबर डी अभी देखेंगे, अब एक बार और सुनिए। अब एसेट नंबर डी कहां पे लिखूं? is it acquired and put to use in this year but is it for less than 180 days? आपने 1/5 को इंस्टॉल कर दिया है, आप कितना टाइम यूज करने वाले हो? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तो 180 डेज है, उससे ज्यादा ही बन रहा है। ओ भाई रेट तो आधा तब लगाएगा ना जब वो कम यूज होगा। ये तो 11 महीने यूज हो रहा है, तो पहले मतलब तो समझो उसका। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? तो मैं इसको कौन सी कैटेगरी में डालूंगा? इसमें ये एसेट नंबर डी आ गया जी हमारा। कितने रुपए का? 1 लाख। एसेट नंबर ई, एक्वायर करा, पुट टू यूज करा। क्या पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है? यस, बिकॉज वी आर यूजिंग इट जस्ट फॉर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 120 दिन बन रहे हैं मोटा मोटी। तो आप मुझे बताइए
एसेट नंबर ई किधर आ जाएगा, कितने रुपए, व्हाट अबाउट एसेट नंबर है, you have acquired on 1/12/18 but as a put to use, कैसा put to use हुआ है, तो आप मुझे बताइए डालू ब्लॉक में, परचेज में तो आएगा क्या अगर मैंने डाल दिया तो डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन हो जाएगी, पर क्या डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, जब तक रेडी नहीं है तब तक कैसे मिल जाएगी डेप्रिसिएशन, इसका मतलब एसेट नंबर है आएगा ही नहीं। भाई एसी खरीद के बॉक्स में रख दोगे तो डेप्रिसिएशन थोड़ा ना क्लेम करोगे जब तक पुट टू यूज नहीं करते हो। अब आप मुझे बताइए, कुछ मैंने बेचा भी था, सेल कर दिया था, कौन सा एसेट, ए, कितने का, अब आप मुझे बताइए व्हाट इज अ क्लोजिंग WDV, 5 6 7 8 7.5 लाख। एसेट के नाम बताइए फटाफट, इसमें कौन कौन से, ABC तो थे ही, अच्छा ए तो चला गया, बिक गया, BCDE, अब क्या लगानी है, सब पे 15% लगा दूं, नहीं सर, भाई साहब ये जो ई है ना, पहले इसको पकड़ोगे आप, 7.1 ध्यान से देखिएगा, इस 7.5 लाख की जो वैल्यू है उसके अंदर 2 लाख रुपए, ये वो वाला है जिसपे आधा रेट लगना चाहिए, तो आधा रेट क्या हुआ, 7.5%, कितना हुआ बच्चे, ध्यान से देखिए, 7.5 लाख में से 2 लाख तो यहां गया, अब कितना बच गया, 5.5 लाख। अरे एक बात बताओ, इसको जस्टिफाइड नहीं करोगे क्या, अरे 2 लाख कौन सा है? ये वर्कर नहीं एसेट की कॉस्ट 2 लाख थी जी। भाई एक बात बताओ, ये क्लोजिंग WDV, है। इसमें से 2 लाख इधर और 5.5 लाख पे पूरा 15% लगाओ, कितना आया, 500 ये दोनों माइनस करिए और आपका क्लोजिंग WDV आया, सही था। सही आया था आपका, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। मेन वाला भी बताने वाला था, कोई नहीं सर, रिकॉर्डिंग दे दी। ये वाली मीटिंग तो रिकॉर्डिंग स्टॉप, ठीक है सुनिएगा, इधर आइएगा, मुद्दे की बात ये नहीं है, ये तो आपने एक कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करा है कि जो अभी तक तैयार नहीं है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना, अगले साल पे दिमाग लगाओ। ओपनिंग WDV कितना, 6,52,000। अब बताइए मुझे कौन सी परचेज ऐड करूं, अच्छा जी, कौन से वाले, ओके, क्लोजिंग WDV, अब 3 लाख पे 7.5 और बनाइए, 3 लाख पे 7.5 लिखिए एक बार, 22,500, ओके, और इसका बेटे 9 लाख में से 3 लाख तो यहाँ डाला, और 652,500 पे 15% कितना, अच्छा जी, इतने समझदार बच्चे, मुझे नहीं पता था भाई तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, कितनी वैल्यू है, 120 ऐड कर दिया तूने, 8,32,125, नोट कर लिया सब बच्चा, हाईलाइट भी कर लिया, नोट भी नहीं करा, नोट तो करो भाई।
नोट नहीं करा? सही में सही है भाई, ये तुम कर ही नहीं रहे हो। कर लीजिए नोट कर, सही कर लिया नोट। सही था। ये आंसर आया था आपका, यही आया था? गलत है, बता ये गलत है बच्चों। क्या कहा आपने, इस पे कितने रेट लगेगा? इस पे आधा लगेगा, क्यों? और एक्वायर कब करें? तो मैंने वहां पे क्या लिखा है? इफ इट इज एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज इन सेम का मतलब क्या होगा? ये एक्विजिशन किसी साल की है, पुट टू यूज किसी साल में हो रहा है, तो ये 50% वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा। और अगर ये 50% वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए सर ये तो अदर वाले में आएगा। और 952 तो सही है, लेकिन आपको कुछ ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 952 का सीधा 15% लगाओ ना, 1,43,8। और क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,09,650। सही है साहब जी, ये तो सही है ना? ये तो सही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्विजिशन का ईयर और पुट टू यूज का ईयर सेम होना चाहिए। पुट टू यूज लेस देन 180, जब ये तीनों कंडीशन होंगी तो हाफ लगता है। थोड़ा और zoom हो। कही कैसी रही? लॉ को आपने गहराई से नहीं पढ़ा बच्चे। बस अगर इधर तक लिख लिया है तो इधर तक रखेंगे। तो कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी तुम्हारी? 12:45, 40:50 तक हो गई थी, 1.5 घंटा। 12:57। कहिए बच्चों, ऑल क्लियर टिल है? नेक्स्ट क्लास में इसको पॉलिश्ड वे में, पॉलिश क्या होता है, कहाँ पे एसएलएम, कहाँ पे डब्ल्यूडी, पावर जनरेशन, ऑप्शन वन टेकन कैन नॉट, वो सारी बातें थ्योरेटिकल बातें चलेंगी और बड़े बड़े क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास भी आपका डेप्रिसिएशन का जाएगा बच्चों, ठीक है साहब जी? चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द, दैट इज इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन फोटो क्या करूँ? ठीक है ठीक है, ऑनलाइन में इतने रखते हैं बच्चे। ओके, शुभ आभार, बहुत बहुत